ओके, वो वाला फिगर इट आउट खत्म होती दोबारा एक और फिगर इट आउट स्टार्ट हो गया पेज 42 से। अब ये कह रहे हैं रीड द सिचुएशन गिवन बिलो, राइट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस फॉर ईच ऑफ देम एंड फाइंड देयर वैल्यूज। ओके, तो अब ये सिचुएशंस ये हैं कि इनके लिए हमें क्या करना है, एक अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन बनानी है, अरिथमेटिक इक्वेशन, और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक इक्वेशंस। डिस्ट्रिक्ट मार्केट इन बेगूर ऑपरेट्स ऑन ऑल 7 days ऑफ अ वीक। सातों दिन खुली रहती है वो मार्केट। रहीम सप्लाईज 9 किलोग्राम ऑफ मैंगोज ईच डे। 9 किलोग्राम मैंगो सप्लाई होता है फ्रॉम हिज ऑर्किड। ऑर्किड मतलब उसका खेत, छोटे खेतों को, छोटे पेड़ वाले खेतों को ऑर्किड्स कह देते हैं। एंड शाम सप्लाईज 11 किलोग्राम ऑफ मैंगोज ईच डे। ओके, सो रहीम जो है, एक पहला बंदा जो है वो 9 किलोग्राम सप्लाई कर रहा है एवरी डे, और जो दूसरा बंदा है वो 11 किलोग्राम सप्लाई कर रहा है एवरी डे। फाइंड अमाउंट ऑफ मैंगो सप्लाइड बाय देम इन अ वीक टू द लोकल डिस्ट्रिक्ट मार्केट। ओके, सो उसके लिए हम पहले कहेंगे रहीम कितना सप्लाई कर रहा है। रहीम सप्लाई कर रहा है इन अ वीक 9 मल्टीप्लाई बाय 7, 9 किलो रोज सप्लाई करता है। सात 7 दिन आते हैं एक हफ्ते में, तो एक दिन में 9 किलो दे रहा है, तो 7 दिन में 9 मल्टीप्लाई बाय 7 करेगा। और शाम क्या करता है, शाम 11 किलो सप्लाई करता है एक दिन में, तो 7 दिन में एक हफ्ते में कितने सप्लाई करेगा। टोटल के लिए क्या कर सकते हैं, टोटल के लिए हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, 9 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, 63 63, 7 दिन 63, 11 टाइम्स 7 इज 77, और ऐड करोगे तो आई थिंक 140 बन जाएगा। या फिर इसी इक्वेशन को 9 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 7 में 7 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं दोनों, तो 7 को बाहर ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 9 प्लस 11 से। ये सीख रहे थे हम, तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। 7 मल्टीप्लाई बाय 9 और 11 ब्रैकेट में जो ऐड होके कितने बन जाएंगे, 20। 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 70। 70 को 2 बार ऐड कर लो तो बन जाएगा 140। 7 टाइम्स 2 इज 14, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो 140। तो दोनों ही कंडीशन में 140। तो हमने इस तरह से इसकी इक्वेशन ये बनाएंगे, दिस इज आवर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, और उसको हमने सॉल्व करके इसकी आंसर ये बता दिया कि वो दोनों मिलके सप्लाई जो कर रहे हैं इन अ वीक, दे आर सप्लाई 140 kilogram of mangoes in a week. Both of them together are supplying 140 kilogram of mangoes in a week. सेम क्वेश्चन है, बस इसका पार्ट चेंज हो गया। इसकी एक्सप्रेशन लिखनी है, बीनो अर्न्स 20,000 per month. She spends 5,000 on rent, 5,000 on food, and 2,000 on other expenses every month. What is the amount Bino will save by the end of the year? Okay, एक साल के बाद कितने पैसे बचेंगे, तो सेविंग इन अ ईयर has to be 12 times the savings in a month. अब सेविंग्स इन अ मंथ कितनी होगी, इतनी उसकी टोटल अर्निंग है 20,000 माइनस टोटल स्पेंडिंग। टोटल स्पेंडिंग कितना खर्च कर रहा है ना, इसको एक बड़े ब्रैकेट में डाल के 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब टोटल स्पेंडिंग निकाल लो कितनी है उसकी। टोटल स्पेंडिंग है उसकी 5,000 ऑन रेंट, 5,000 ऑन फूड, 2,000 ऑन अदर एक्सपेंसेस। तो 5,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, 12,000 रुपये हो जाएंगे। या फिर उसको ऐसे ही लो, 5,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000। तो हमारी जो इक्वेशन है सेविंग इन ईयर, ये इसके बाद ऐसे हो जाएगी, 12 मल्टीप्लाई हुआ है 20,000 लिखना था हमने, 2,000 लिखा हुआ है। ब्रैकेट ओपन करके 20,000 माइनस टोटल स्पेंडिंग। टोटल स्पेंडिंग को एक साथ ही देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, और अगले स्टेप में इसको काउंट कर सकते हो।
यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट आना चाहिए था, बट इट्स ओके, है ना। यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट होना चाहिए 20,000 से पहले, और यहाँ पे भी एक ही बड़ा ब्रैकेट होना चाहिए छोटे ब्रैकेट के बाद। सो इस वाली लाइन को हम कट कर देते हैं। अब देखो ये इक्वेशन क्या बन गई है। ये बन गई 12 मल्टीप्लाई बाय 20,000 माइनस अंदर वाले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। 5,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 12,000, तो ये माइनस 12,000। आप इस तरह से ये इक्वेशन लिख सकते हो कि सेविंग जो होगी वो 12 टाइम्स होगी सेविंग इन अ मंथ। सेविंग इन अ मंथ कैसे निकलेगी? जो उसकी अर्निंग है पर मंथ उससे सब्ट्रैक्ट करके उसकी स्पेंडिंग इन अ मंथ। इस तरह से हम इसकी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसको कैलकुलेट भी करना है तो आगे और कैलकुलेट करो। 12 मल्टीप्लाई बाय 20,000 में से 12 गए तो 8,000। 12 को 8,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 12 का टेबल आता है 12 टाइम्स 1 इज 12, फिर 24, फिर 36, फिर 48, फिर 60, 72, 84, 96। सो 96 होगा। 12 टाइम्स 8 इज 96। अब बाकी है 3 जीरो। तो 12 टाइम्स 8,000 इज 96,000। वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए बचा लेगी एक साल में। ओके, नेक्स्ट पार्ट आ गया। ड्यूरिंग द डे टाइम अ स्नेल climbs 3 centimeter up a post and during the night while asleep accidentally slips down 2 centimeter. ओके तो स्नेल है। स्नेल छोटा सा एनिमल होता है जो बहुत स्लोली वॉक करता है, क्रॉल करता है। वो क्लाइंब कर रही है 3 सेंटीमीटर अप। ये भी जरूरी है। और जब रात को जब वो सो जाती है वाइल asleep, तो वो स्लिप्स डाउन बाय 2 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहे हैं द पोस्ट इज 10 सेंटीमीटर हाई एंड अ डिलीशियस ट्रीट इज ऑन इट्स टॉप। टॉप टू 10 सेंटीमीटर ऊपर उसकी ट्रीट रखी हुई है। इन हाउ मेनी डेज विल द स्नेल गेट्स द ट्रीट। तो एनीवेज इसकी अगर अरिथमेटिक इक्वेशन पूछ रहे हैं तो इनकी इसके अरिथमेटिक इक्वेशन आप बना सकते थे 10 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। एक दिन में डिस्टेंस जो कवर होता है वो 3 माइनस 2 ही होता है। तो एक दिन में सिर्फ 3 सेंटीमीटर ही कवर होता है। एक दिन में सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही ऊपर को जाती है। 3 सेंटीमीटर ऊपर जाती है, 2 सेंटीमीटर वापस आ जाती है ना। तो इसकी अरिथमेटिक इक्वेशन ऐसे बन सकती है। बट ये इसका आंसर नहीं होता। ये कॉमन सी प्रॉब्लम पूछी जाती है। ये बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर की पोस्ट है ना। पहले दिन वो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इसका 10 वाले डॉग बन गया और इसके ऊपर वाले पार्ट पे इरेज कर देते हैं। ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि उसको 1 सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से 10 दिन नहीं लगने वाले। इक्वेशन आप लिखते रहना, मैं नहीं लिख रहा इक्वेशन, मैं आपको प्रॉब्लम समझा रहा हूँ। तो फर्स्ट डे में वो 3 सेंटीमीटर तक जाएगी, है ना। मैं इसके यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पे ऊपर ट्रीट रखी हुई है, खूबसूरत सी ऊपर ट्रीट बना दो। तो पहले दिन 3 सेंटीमीटर ऊपर गई और 2 सेंटीमीटर नीचे आ गई। ऊपर से 3 से वो 2 सेंटीमीटर नीचे आई तो 1 पर आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से उसका अगला दिन स्टार्ट होगा। यहाँ तक अभी उसने 1 डे यूज करा है, 1 लिख रहा हूँ मैं इधर राइट में। फिर उसके अगले दिन 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी। 1 से 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी तो 4 सेंटीमीटर पे गई और 2 सेंटीमीटर नीचे आएगी तो 2 पे आ जाएगी। तो 2 वाले दिन पे आ गई। 2 दिन हुए हैं अभी, है ना। मैं 1 + 2 3 ऐसा कुछ नहीं लिख रहा, मैं जितने दिन दिन हुए हैं वो लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ डेज। 2 दिन के बाद वो 2 सेंटीमीटर पे पहुंची है। इस तरह से करते करते 3 दिन के बाद वो 3 सेंटीमीटर पे आएगी। 4 दिन के बाद 4 सेंटीमीटर पे आएगी। 5 दिन के बाद 5 पे आएगी। 6 दिन के बाद 6 सेंटीमीटर पे आएगी। 7 दिन के बाद वो 7 सेंटीमीटर पे आ जाएगी। 7 सेंटीमीटर तक आते आते उसको 7 डेज लगेंगे। ये ऊपर नीचे वाला उसका जो सफर है ना वो कंप्लीट होता रहेगा। और 7वें दिन वो 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी। 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी 7वें दिन। 3 सेंटीमीटर ऊपर जाती थी ना। तो 7 दिन के बाद 8वें दिन वो 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी और 10 पे यहाँ पे पहुंच जाएगी आराम से। तो इसका आंसर होगा 7 + 1 डे।
है ना, 7+1 डे, तो इसका आंसर होगा 8 डेज। उसको 8 डेज लगने वाले हैं, उसको 8 डेज लगने वाले हैं, उसको 8 डेज लगने वाले हैं 10 सेंटीमीटर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अब उस 8 डेज को आप अरिथमेटिक इक्वेशन में कैसे लिखोगे? पता नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इस चीज़ का, बट हाँ, इसका आंसर इसका 8 डेज ही होता है। उसकी अरिथमेटिक इक्वेशन अगर बनाने की कोशिश करो तो आप ये बोल सकते हो कि आपको 10 तक आना है, तो आपको डेज में या तो एवरी डे अगर उसको 10 सेंटीमीटर क्लाइंब करा रहे हो, एवरी डे अगर 1 सेंटीमीटर क्लाइंब करा रहे हो, तो है ना, एवरी डे अगर वो 1 सेंटीमीटर ही क्लाइंब कर रही है, तो उसकी इक्वेशन बनाना, 10 सेंटीमीटर को डिवाइड करना। हाँ, आप ये कर सकते हो कि देखो, आप ये पहले सोच लो कि 10 सेंटीमीटर है, और लास्ट डे में इक्वेशन बना ही देते हैं, लास्ट डे में स्नेल विल ओनली क्लाइंब, सिर्फ क्लाइंब करेगी, है ना, तो लास्ट डे में सिर्फ क्लाइंब करके वो 10 सेंटीमीटर पे आ जाएगी, तो लास्ट डे में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? 3 सेंटीमीटर। लास्ट डे में कितना डिस्टेंस अपवर्ड ट्रैवल करेगी? 3 सेंटीमीटर। नीचे वाला डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगी। उसके अलावा कितने नंबर ऑफ डेज होंगे जिसमें वो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ताकि ये टोटल डिस्टेंस मिलकर 10 सेंटीमीटर आ जाए। ऐसे सोच सकते हो आप कि लास्ट डे में स्नेल विल क्लाइंब, विल ओनली क्लाइंब, क्लाइंब करेगी 3 सेंटीमीटर, तो 3 लिख दिया, और बाकी में नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब 1 सेंटीमीटर, हर दिन में वो 1 सेंटीमीटर ही ट्रैवल कर रही है, तो इस तरह से आपको 10, ये इक्वेशन बन जाएगी 3+n, n मल्टीप्लाई बाय 1, n को हमने एक अननोन नंबर लिया है, ये हमें सॉल्व कर रहे हैं n के लिए, तो 3+n इज इक्वल टू 10, और n 3 दोनों तरफ से माइनस कर दोगे तो लेफ्ट साइड में n रह जाएगा, राइट साइड में 10 - 3 हो जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा, 7 डेज। ओके, चलो कोशिश कर रहा था हमारी अरिथमेटिक इक्वेशन हमने बना ली। दिस इज 3+n मल्टीप्लाई बाय 1 वेयर n इज द नंबर ऑफ डेज, और n नंबर ऑफ डेज हमने 7 डेज कैलकुलेट किया है। ओके, बट ये गलत हो रहा है। हमारा आंसर आना चाहिए था, नो, n इज द नंबर ऑफ डेज लेस बाय लेस देन 1, है ना, n इज द नंबर ऑफ डेज, क्योंकि लास्ट डे भी तो होगा, n इज द नंबर ऑफ डेज जो लास्ट डे से पहले ट्रेवल कर रहा है, वेयर n इज द नंबर ऑफ डेज, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज बिफोर लास्ट डे, बिफोर लास्ट डे, बिकॉज लास्ट डे पे वो 3 सेंटीमीटर ऊपर ही जाएगी सिर्फ, उससे पहले वो हर दिन 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी। तो n इज द नंबर ऑफ डेज बिफोर द लास्ट डे, सो बिफोर द लास्ट डे उसने 7 डे ट्रैवल किया होगा, सो बाय द लास्ट डे 7+1, तो उन्होंने 8 डेज में ट्रैवल कर लिया होगा। यही हमने लॉजिकली इसको समझा था, बट हमने n में गलती कर दी, n इज द नंबर ऑफ डेज बिफोर द लास्ट डे। तो आप इस तरह से इसको अरिथमेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, मेलविन रीड्स अ 2 पेज स्टोरी एवरी डे एक्सेप्ट ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। ओके, हाउ मेनी stories would he complete reading in 8 weeks? Which of the following expression below describes this scenario? तो उन्होंने बोला मेलविन रीड्स अ 2 पेज स्टोरी एवरी डे, हर दिन में वो 2 पेज की एक स्टोरी पढ़ता है। अ 2 पेज स्टोरी, अब ये 2 पेज स्टोरी में पेज इंपॉर्टेंट है या अ स्टोरी इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, ये 2 पेज की एक स्टोरी पढ़ता है, 2 पेज की एक स्टोरी पढ़ता है ना, अ स्टोरी, 2 पेज स्टोरी एवरी डे एक्सेप्ट ट्यूसडे एंड सैटरडे, इन दोनों दिनों में वो नहीं पढ़ता, तो उसका मतलब वो एक हफ्ते में 5 दिन ही पढ़ता है और 2 पेज स्टोरी पढ़ता है। अब ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी स्टोरीज, ओके, क्वेश्चन पूछा है ना उन्होंने, हाउ मेनी स्टोरीज, सिर्फ स्टोरीज की बात करनी है, तो हम इस वाले में ना 2 पेज को मैं कट कर रहा हूँ, उस 2 पेज से मुझे मतलब नहीं है। ही रीड्स 1 स्टोरी एवरी डे, अ स्टोरी था, कट गया, बट ही रीड्स 1 स्टोरी एवरी डे, तो अगर एक स्टोरी एक दिन में रीड कर रहा है तो एक हफ्ते में कितना करना चाहिए?
7, बट एक हफ्ते में वो सिर्फ 5 दिन ही पढ़ता है या 2 दिन नहीं पढ़ता 7 में से। So this is the number of stories he'll be able to read in a week. And this whole number is multiplied by 8 weeks. एक हफ्ते में इतनी करता है तो 8 हफ्ते में कितनी करेगा, है ना। तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हो। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें, ओके, 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज द सेम नंबर। पहले वाले को 7 - 2 लिख लो, मल्टीप्लाइड बाय 8। एक स्टोरी हर दिन पढ़ रहा है, 7 - 2 डेज पढ़ रहा है एवरी वीक में। 1 मल्टीप्लाई बाय 7 - 2 को हमने सिर्फ 7 - 2 मल्टीप्लाई बाय 8 लिख लिया। अब ये ए से ABCD जो उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से देखो, विजुअली देख के आपको कौन सा आंसर लग रहा है इसमें से। देखो 7 - 2 = 8 को हम 7 मल्टीप्लाई बाय 8 -2 मल्टीप्लाई बाय 8 भी लिख सकते हैं। सो बी ऑन द लुकआउट फॉर बोथ दीज नंबर्स, ये 7 - 2 मल्टीप्लाई बाय 8 या फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 8 -2 मल्टीप्लाई बाय 8। तो देखो अब इसमें ए पढ़ते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8, नहीं ये गलत है। सेकंड आ रहा है 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये ठीक है, ये ठीक है ना, ये सही नहीं था। बिकॉज ये हमने जो इक्वेशन निकाली है दो, उसका लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर रहा है। और सी देखोगे तो सी में 8 मल्टीप्लाई बाय 7, अगर हम इसको सॉल्व भी कर देंगे 7 - 2 मल्टीप्लाई बाय 8 को, तो वो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 या 8 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, है ना। तो ये गलत है। ये 3 नंबर मल्टीप्लाई कर रखे हैं, ये भी गलत है। अगली बार उन्होंने कर रखा है 7 मल्टीप्लाई बाय 5 - 2, इसका मतलब 7 × 5 = 35 -2 33, तो ये भी हमारा ठीक नहीं है ना। ये 5 - 2 जिस तरह से इन्होंने 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर दिया 2, मतलब वो हर हफ्ते 5 स्टोरीज पढ़ रहा है और लास्ट हफ्ते में कुछ और माइनस नेगेटिव में स्टोरीज पढ़ रहा हूँ। तो ये इक्वेशन कोई सेंस नहीं बना रही, हमारी प्रॉब्लम से ये इक्वेशन का कोई मतलब नहीं है, तो ये मुझे ठीक नहीं लग रही। अब लिखा है 7 + 2 मल्टीप्लाई बाय 8, नहीं 7 - 2 मल्टीप्लाई बाय 8 होता तो हो जाता। अब नेक्स्ट लिखा है 7 मल्टीप्लाई बाय 8 -2 मल्टीप्लाई बाय 8। अपनी इक्वेशन जो लिखी थी उसको राइट हैंड साइड में देखो उसके ऊपर, तो ये ठीक है, तो ये वाला भी पार्ट ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी ठीक है। और जो लास्ट लिखा हुआ है 7 - 5 मल्टीप्लाई बाय 8, नहीं 7 - 5 तब लिखते जब वो एक हफ्ते में 5 दिन नहीं पढ़ता, वो एक हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन नहीं पढ़ता, तो ये वाला भी गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ इवेल्युएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ओके, डिफरेंट वेज, एक फर्स्ट एक्सप्रेशन दे रखी है इन्होंने, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 + 9 - 10। ओके, तो अब हम ऐसा करते हैं, किसी भी नंबर को किसी से भी प्लस माइनस कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। देखो 1 - 2 will give you -1, 3 - 4 will give you -1, 5 - 6 will give you -1, 7 - 8 will give you -1, 9 - 10 will give you -1. So this will be -1, इस तरह से -1 5 बार ऐड करना है, 5 ही ब्रैकेट्स बनाए ना। सो -1 को 5 बार ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, रेड वाले टोकन्स को 5 टोकन्स को ऐड कर लोगे तो रेड वाले ही 5 टोकन्स मिलेंगे, तो -5 इसका आंसर आ जाएगा। एक तरीका यह है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका तुम्हें सूझ रहा हो तो तुम जरूर बताना। तो ठीक है, ठीक है, आप कोई और मेथड मिले तो आप करो, उसमें सारे मेथड में कर दूंगा तो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन ये है b1 - 1 + 1 - 1, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। देखो मैं ये कह रहा हूँ 1 - 1 will become 0 + 1 - 1 0 + 1 - 1 0 + 1 - 1 फिर से 0 + 1 - 1 फिर से 0, ये सारे 0 + 0 + 0 + 0 उसी तरह से आएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, +1 - 1 भी कैंसिल कर सकते हो आप सीधा डायरेक्टली, ग्रुप करने से पहले ही इनको कैंसिल कर सकते हो। फर्स्ट वाला जो ए वाला है इसमें और कोई मेथड लगा के देखना, किसी और तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो।
इसको एक और तरीका आप ये कर सकते हो कि पॉजिटिव वाले नंबर्स को ऐड कर लो और नेगेटिव वाले नंबर्स को एक जगह पे ऐड कर लो, बट वो डिफिकल्ट हो जाएगा करना। चलो कोई बात नहीं, एक और ट्राई करते हैं इसमें, देखते हैं और कोई तरीका ए का हो सकता है सॉल्व करने का या नहीं। 1 - 2 + 3 - 4 +5 - 6 +7 - 8 +9 -10। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं। ओके, आप वैसे भी ग्रुप कर सकते हो अगर आपको माइनस नहीं करना। -2 + 3 कितना होता है, ये 1 पे प्लस लिख दो उसके आगे। -4 + 5 कितना होता है, -6 + 7 कितना होता है, -8 + 9 कितना होता है। इन सबके आंसर आएंगे 1। इसका भी आंसर रहेगा 1, इसका भी आंसर रहेगा 1, इसका भी आंसर रहेगा 1। एक 1 पहले शुरू में रह गया था 1, ये सारे 1 बच जाएंगे। ये बन जाएगा 5 - 10, तो भी -5 बन जाएगा। ऐसे भी क्लब कर सकते हो, बट ऐसे ना देखना इसको मुश्किल है। जब हम माइनस ले रहे हैं, माइनस को भी ब्रैकेट के अंदर ही ले रहे हैं ना, तो लोग अक्सर उसमें गलती कर देते हैं। तो आप इन टर्म्स को ऐसे भी क्लब कर सकते हो, -2 + 3 को कैलकुलेट कर सकते हो और बाकी एडिशन कर सकते हो इन सारी टर्म्स का फाइनली, तो 5 - 10 इस तरह से -5 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्सप्रेशंस यूजिंग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन और बाय रीजनिंग। ओके, जब हम एक्सप्रेशंस यूज ही कर रहे हैं तो और का क्या मतलब है। ओके, तो फर्स्ट वाला देखो, ये लिखा है 49 - 7 + 8 और ये लिखा है 49 - 7 + 8। तो दोनों सेम ही तो लिखा है, पढ़ने में भी सेम है, दिखने में भी सेम है, तो ये तो सेम, दिखने में भी सेम है, सेम ही है ये। अब नेक्स्ट लिखा है 83 × 42 -18 और नेक्स्ट वाले में लिखा है 83 × 40 -18। तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, 83 × 42 या 83 × 40। 83 × 42 लेफ्ट साइड वाला नंबर, ये वाला नंबर बड़ा होगा। जो माइनस कर रहे हैं वो सब, वो तो सेम नंबर ही माइनस कर रहे हैं, तो बड़े वाले नंबर में से सेम नंबर माइनस करोगे तो बड़ा नंबर ही मिलेगा, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 145 - 17 × 8 और अब की बार ये कह रहे हैं 145 - 17 × 6। तो ये बताओ 17 × 8 बड़ा होगा कि 17 × 6 बड़ा होगा। 17 × 8 बड़ा होगा। अगर ये बड़ा नंबर सेम नंबर से माइनस करें, 145 से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो आंसर छोटा आएगा, जबकि आप 145 में से 17 × 6 छोटा नंबर माइनस करेंगे तो इसका राइट साइड वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। जो माइनस कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये वाला नंबर बड़ा है, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी माइनस कर देंगे तो लेफ्ट साइड वाला नंबर छोटा रह जाएगा, राइट साइड वाला बड़ा हो जाएगा। 23 × 48 -35 या फिर 23 × 48 -35। ओके, ये तो बहुत डिफरेंट चीज है। ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है ना, इसमें ये एक टर्म है और ये दोनों मिला के एक टर्म या समथिंग प्रोडक्ट मान सकते हो तुम। तो यहाँ सॉल्व करने के लिए 23 × 48 करोगे तो काफी बड़ा नंबर आ जाएगा, उसमें से सिर्फ 35 माइनस करना है। इस वाली साइड को अगर ओपन करोगे तो 23 × 48, उसमें से माइनस करना है 23 × 35, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में 23 × 48 से सिर्फ 35 माइनस करना है और राइट हैंड साइड में 23 - 48 में से 35 × 43 माइनस करना है। तो ये राइट हैंड साइड वाली जो इक्वेशन है ये बहुत छोटी होगी, लेफ्ट वाला बड़ा हुआ नंबर। और कोई तरीका लगे आपको सॉल्व करना है तो आप उससे भी कर सकते हो। ओके, सेम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट लिखा है 16 - 11 × 12 या फिर -11 × 12 + 16 × 12। ओके, ये एक ही बात है। देखो लेफ्ट में अगर हम करेंगे तो ये होगा 16 × 12 -11 × 12। तो उन्होंने -11 × 12 को पहले लिख लिया और 16 × 12 को बाद में लिख दिया, है ना। पॉजिटिव साइन 16
मल्टीप्लाई बाय 12 का तो पॉजिटिव साइन ही था, तो उन्होंने वो पॉजिटिव रखा, तो ये बराबर है। लिखने का तरीका है, बस आगे पीछे कर दिया उन्होंने इसको। मुझे तो बराबर लग रहे हैं, तुम्हें नहीं लग रहे तो जरूर बताना कमेंट्स में। नेक्स्ट पूछा इन्होंने 76 माइनस 53 को मल्टीप्लाई करना है 88 से, या फिर 88 को मल्टीप्लाई करना है 53 माइनस 76 से। तो इसके लिए तो यही बड़ा होगा, क्योंकि 53 छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका आंसर नेगेटिव नंबर में आएगा। ये नेगेटिव नंबर बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से। नेक्स्ट है 25 मल्टीप्लाई बाय 42 प्लस 60, यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय 43 प्लस 50। ओके, तो यहाँ लिखा है 42 और 16, बाहर मल्टीप्लाई 25 दोनों से बराबर लिखा है, उधर लिखा है 43 प्लस 15। तो 43 में एक नंबर ऐड, 42 में लेफ्ट वाले 42 में एक नंबर ऐड किया तो ये राइट वाला 43 आ गया, और लेफ्ट वाले 16 में से एक नंबर माइनस किया तो ये 15 आ गया। तो 42 प्लस 16 और 43 प्लस 15 क्या बराबर होंगे? कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा? तो ये दोनों बराबर होंगे, दीज विल बी इक्वल। ये दोनों बराबर है, तो ये इक्वल आएगा। इसकी कोई भी रीजन ढूंढ लो, बट दीज टू नंबर्स आर इक्वल। नाउ नेक्स्ट इन्होंने पूछा 36 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस 16 और 35 मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस 15। ओके, ये इन्होंने डिफिकल्ट कर दिया इसको। इसको सॉल्व करके, इसको ओपन करे बगैर आपको देखना 36 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस 36 मल्टीप्लाई बाय 16, और ये है 35 मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस 35 मल्टीप्लाई बाय 15। तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता ये मैं इसको रीजन आउट कर पाऊंगा। मैं इसको रीअरेंज फिर से कर सकता हूँ। देखो 36 को 36 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस 16, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, है ना, मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ। 28 में से 16 गए तो क्या आया 12। राइट साइड में अब कर रहा हूँ 35 मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस 15 कितना होता है 12। हाँ, अब मैं कर सकता हूँ उसको, है ना। 36 टाइम्स 12 या फिर 35 टाइम्स 12, कौन सा बड़ा होगा? 36 टाइम्स वाला बड़ा होगा, 36 टाइम्स वाला बड़ा होगा। ओके, आई थिंक ब्रैकेट सॉल्व करके भी इसको आप कर सकते हैं, है ना। 36 टाइम्स 12 वाला बड़ा होगा एज कम्पेयर टू 35 टाइम्स 12। लेफ्ट वाला बड़ा है एज कम्पेयर टू राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू गिवन एक्सप्रेशंस विदाउट कंप्यूटेशन। ओके, कंप्यूटेशन नहीं करना है। You may rewrite the expression using terms or removing brackets. These can be more than one expression which is equal to the given expression. Okay, इन्होंने एक expression इसमें basically दे दिया हमें, ये A में जो दिया है 83 माइनस 37 माइनस 12। अब ये कह रहे हैं कि नीचे वाली जो चार एक्सप्रेशन है जो रोमन न्यूमरल्स 1 2 3 4 में लिखेंगे, बताओ इसमें से कौन कौन सी सेम एक्सप्रेशन है, जस्ट लाइक द वन गिवन इन ए सेक्शन में जो इन्होंने इस वाली ये जो एक्सप्रेशन है। तो हम इसमें से एक एक को ऑब्जर्व करके देख लेते हैं। देखो ऊपर वाली हमारी जो एक्सप्रेशन है दैट इज 83 माइनस 37 माइनस 12। ए वाली जो है इसमें इन्होंने इसको 83 की बजाय 84 माइनस 1, सोचो 83 को इन्होंने अगर 84 माइनस 1 बना दिया, 83 को 84 माइनस 1 बना दिया तो माइनस 1 और माइनस 37 मिलके माइनस 38 हो गया, और माइनस 12 ऐसे रह गए। तो इसको बोल सकते हो कि हाँ ये सेम इक्वेशन है ना। मैंने कहा देखो आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन विदाउट कंप्यूटेशन। थोड़ी सी बेसिक कंप्यूटेशन करेंगे, पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे लेकिन। तो फर्स्ट वाली तो सेम है, सेकंड वाले को अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं, सेकंड वाले के लिए अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं इसका सिर्फ इस एक्सप्रेशन का अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं
तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगी 84 माइनस 37 माइनस 12। तो ये और हमारी जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन थी, ओरिजिनल थी 83 माइनस 37 माइनस 12। तो ये 84 माइनस 37 माइनस 12 बन रही है। तो ये तो नहीं है, सेकंड वाली तो से मैच नहीं कर रही। ठीक है, अब थर्ड वाली को देखते हैं, 83 माइनस 38 माइनस 13। ओके, अब इसको क्या करें हम लोग, इसको ऊपर वाली इक्वेशन के बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। 83 ऊपर वाली एक्सप्रेशन, मतलब ये ए में जो लिखी हुई है, इसको 83 माइनस 37 माइनस 1 कर दिया मैंने माइनस 38 का, है ना। इस एक्सप्रेशन में से माइनस 38 को माइनस 37 माइनस 1 कर दिया और फिर माइनस 13 था ये दे दिया, लिख दिया आगे। तो इसको और आगे लिखूंगा तो ये जाएगा 83 माइनस 37 और माइनस 1 और माइनस 13 मिलके माइनस 14 बना रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को देखो और इस वाली अपनी ओरिजिनल एक्सप्रेशन को देखकर, 83 माइनस 37 माइनस 12 और ये 83 माइनस 37 माइनस 14। सो ये भी मैच नहीं कर रही है। ठीक है, अब फोर्थ वाले को भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा है इन्होंने माइनस 37 प्लस 83 माइनस 12। कहाँ, ये तो सेम ही है, इन्होंने इसको बस रीअरेंज कर दिया है। तो हम भी इसको हम इन इंटीजर्स को अगर रीअरेंज करते हैं, प्लस 83 को शुरू में ले आए तो बन जाएगा 83, है ना। इसको इधर ले गए सबसे पहले, माइनस 37 को उसके बाद लिख दिया, माइनस 37 माइनस 37 और फिर लिख दिया माइनस 12। तो ये इक्वेशन जो है ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन के बराबर ही है। तो 83 माइनस 37 माइनस 12, तो इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ मैच कर रही है, सेकंड और थर्ड मैच नहीं कर रहा है। सेम क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट है ये। अब ये वाली एक्सप्रेशन को मैच करना है, 93 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 44 प्लस 76। सो इसकी अगर टर्म्स में से ये वाली टर्म को एक आइडेंटिफाई कर लो, 37 मल्टीप्लाई बाय 44 ये टर्म है, इसमें ऐड करना है 93 और 76। सो अब देखो एक एक करके बाकी की एक्सप्रेशंस को देखते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है 37 प्लस 93 मल्टीप्लाई बाय 44 प्लस 76। देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म कितनी बड़ी है, दिस इज 93 टाइम्स 44। हमारे ओरिजिनल वाले में ओनली 37 टाइम्स है 44। 76 दोनों में बराबर है ऊपर नीचे। पहला नंबर हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में 97 है, 93 है, इसमें 37 है, बट आई एम सेइंग कि 93 मल्टीप्लाई बाय 44 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दी ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो दे रखी है उन्होंने, उसमें 37 मल्टीप्लाई बाय 44 है। तो ये मैच नहीं कर रही है, बिल्कुल मैच नहीं करेगी। ये आप ऐसे ही बता सकते हो, यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। अब इसका सेकंड वाला देखो, उसमें है 93 प्लस 37 टाइम्स 76 प्लस 44। तो अगेन ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर है, हमारे ओरिजिनल नंबर में 37 टाइम्स 44, इसमें 37 टाइम्स 76 है, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। बाकी के दो नंबर जो है 93 ऊपर नीचे सेम है, और हमारी ओरिजिनल इक्वेशन 76 है या 44 है, इतना फर्क नहीं है। बट ये जो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म निकलेगी ये बहुत बड़ी निकलेगी, तो ये भी हमारी टर्म को मैच नहीं कर रही है, हमारी एक्सप्रेशन को मैच नहीं कर रही है। थर्ड वाला देखते हैं, 93 प्लस 37 को मल्टीप्लाई करना है 44 प्लस 76 से। ओके, 44 प्लस 76 एक बड़ा सा नंबर बन जाएगा, है ना, तकरीबन 120 बन जाएगा ये। देखो दिस विल बिकम 120 और 93 प्लस 37 130, 130 को मल्टीप्लाई करना है 120 से, है ना। हमारी ओरिजिनल टर्म में सिर्फ 37 को मल्टीप्लाई करना था 44 से, उसके बाद उसमें दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो ये वाला बहुत बड़े बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये भी हमारी ओरिजिनल एक्सप्रेशन की वैल्यू के बराबर बिल्कुल नहीं आएगी, विदाउट कैलकुलेट करें हम बता सकते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब इसमें हम फोर्थ वाले को भी चेक करते हैं, 37 मल्टीप्लाई बाय 44 प्लस 93 प्लस 76। ओके, इसमें देखो मल्टीप्लिकेशन वाली जो टर्म है
37 टाइम्स 44, यही हमारी ओरिजिनल वाली जो एक्सप्रेशन है उसमें भी 37 टाइम्स 44 है। ये जो 93 इसमें दिया हुआ है यही 93 ओरिजिनल में गिवन है प्लस 93, और इसमें 76 है, ऊपर भी प्लस 76 है। तो उन्होंने बस टर्म्स को लेके रीअरेंज कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन और हमारी ओरिजिनल एक्सप्रेशन सेम है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज अ नंबर एंड क्रिएट 10 डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैविंग दैट वैल्यू। एक नंबर चूज करो और उस नंबर की वैल्यू वाली एज मेनी एक्सप्रेशंस 10 एक्सप्रेशंस बनाओ। तो अभी अपना फेवरेट नंबर चूज कर लो एंड क्रिएट 10 डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैविंग दैट वैल्यू। चलो आपका फेवरेट नंबर, चलो मैं कहता हूँ माई फेवरेट नंबर इज 100। तो अब 100 वाली एक्सप्रेशन बनाओ। जितने मैथमेटिकल ऑपरेशनल साइंस लगा के, मैथमेटिकल साइंस लगा के 10 100 तक पहुंच सकते हो तो सब लिख दो। चलो इसको बोलते हैं हम 10 मल्टीप्लाई बाई 10। ये भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी आप लिख सकते हो। 5 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 50, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा 50, 50 प्लस 50। और लिख सकते हो आप इसको 15 मल्टीप्लाई बाई 10 150 आ जाएगा माइनस 50। ठीक है, अब मैं 10 को 3 हिस्सों में तोड़ देता हूँ। पहले हिस्से को बोलता हूँ 10, दूसरे को बोलता हूँ 10 और तीसरे को बोलता हूँ 80। तो पहले वाले 10 के लिए लिख लेता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 80 के लिए लिख लेता हूँ 80 के लिए लिख लेता हूँ 16 टाइम्स 5, और फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख देता हूँ। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मुझे 10 देंगे और 16 टाइम्स 5 मुझे 80 देगा, तो 100 बन जाएगा। एक और एक्सप्रेशन बन गई। इसी तरह से आप और एक्सप्रेशन बना सकते हो। 20 को लिख दो 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 30 को लिख दो 6 मल्टीप्लाई बाई 5, और 40 को लिख दो 4 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 20, 30 और 40 मिलकर 90 बन गया, और उसके बाद लिख दो प्लस 10। तो इस तरह से मैंने 100 के लिए 5 डिफरेंट एक्सप्रेशंस लिख दिए। आप इसी तरह से 100 के लिए प्लसेस को भी डालो, माइनसेस को भी डालो, मल्टीप्लिकेशन को भी डालो। इतने डिफरेंट तरीके से आप अपने फेवरेट नंबर वैल्यू तक पहुंच सकते हो, उसकी एक्सप्रेशन बनाओ। 5 मैंने बनाई, 5 आप बनाओ।